आज सुनिए शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास 14 फेरे का भाग 6। अहिल्या गिरती पड़ती पिता के पीछे चली। रेडियो पर चीनियों के क्रूर हमले का समाचार आ रहा था। हमारे फौजी अफसर और जवानों का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है, रेडियो कह रहा था। और फिर नित्य ही बाप बेटे रेडियो से सटकर हृदय विदारक समाचार सुनते। एक एक कर चौकियों के गिरने का समाचार, कुमाऊं के वीर जवानों के बलि के बकरे से कटने की खबरें दोनों को स्तब्ध कर देती। देश भर में देखते देखते मातम छा गया। गौर मोहन बाबू नित्य नवीन समाचार लेकर आते। लद्दाख और नेफा में रक्त की नदियां बहने लगी हैं पांडे, अब क्या होगा? वे पूछते। उनका बड़ा पुत्र ब्रिगेडियर था, मझला मेजर और छोटा स्क्वाड्रन लीडर। तीनों कहाँ हैं मुझे ये भी पता नहीं है बेटी, वे अहिल्या से कहते और उनकी आंखें भर आती। अहिल्या गौर मोहन और कर्नल के स्वभाव के परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थी। दोनों पीना पिलाना तक भूल कर रह गए थे। न अब मलाया के कारोबार की चर्चा होती, न व्यापार और राजनीति के स्कैंडल्स की। दौलत और रैक्सी अपना हनीमून आधा ही मनाकर कलकत्ता लौट आए थे। उनके आने का समाचार पाकर अहिल्या मिलने जाने की सोच रही थी कि दोनों स्वयं ही आ गए। दौलत को देखकर अहिल्या दंग रह गई। क्या विवाह के कुछ ही दिन किसी को इतना भी बदल सकते हैं? शरीर की एक एक रेखा पुष्ट होकर उभर आई थी। आंखों में अनोखे रस का सागर छलकने लगा था। रंग और भी निखर आया था और चेहरे पर कैसी अलौकिक तृप्ति की सुषमा थी, जैसे उसे जो कुछ अलभ्य था सब एक साथ ही मिल गया हो। और रैक्सी, वो तो सकुचाया सा द्वार पर ही खड़ा था। हेलो एलिया कहकर दोनों एड़ियां एक दूसरे से सटाकर किसी फौजी अफसर की तरह सतर हो गया। अहिल्या ने दौलत को खींचकर पलंग पर बिठा लिया। ओ दौलत, तू कितनी सुंदर हो गई है। क्या कश्मीर ने कोई जादू तो नहीं कर दिया तुझ पर? वाह, क्या मैं इतनी बदसूरत थी कि जादुई छड़ी फेरनी पड़ती? हंसकर दौलत ने अपनी तरुण फिरंगी पति की सुविधा का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी में कहा। रैक्सी ने कनखियों से अहिल्या की ओर देखा और सहम कर फिर पत्नी पर आंखें टिका ली। अहिल्या और दौलत आसपास सटकर बैठी थी। दौलत के प्लेटिनम के हीरे जड़े कंगन को सहलाती अहिल्या उठ गई। तुम दोनों बैठो, मैं पापा को बुला लाऊं। आते ही तुम्हें पूछ रहे थे। तुम क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी ही लाती हूँ, रैक्सी को बहुत पसंद है ना, उसने रैक्सी की ओर देखकर कहा। उस सुंदरी के सम्मुख रैक्सी सदा मोमबत्ती की भांति ही पिघल जाता था। क्या नक्शा था और कैसी कर्णचुंबी रसीली आंखें। उस सुंदरी के हाथ से छिटक जाने का उसे जीवन भर पश्चाताप रहेगा। थोड़ी देर में कर्नल को लेकर अहिल्या आ गई। हेलो चिल्ड्रन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कर्नल ने बड़े स्नेह से दोनों की पीठ थपथपाई। मम्मी कैसी हैं दौलत? ठीक है पापा, अब उन्हें बम्बई के कैंसर अस्पताल में रख दिया है ना। हाय रे सच! अहिल्या फिर आकर दौलत के पास बैठ गई। रूसी ने मुझे कुछ नहीं बतलाया। क्या तुम रूसी से मिली थी? दौलत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। भाई की अहिल्या के प्रति अनोखी ममता को मनी मन जानती थी। नहीं, एक दिन फ़ोन पर ही बातें हुई थी। मैं तो बस अमिता से ही मिल पाई। फिर तो इस चीनी हमले ने ऐसा चित्त उदास कर दिया कि किसी से मिलने मिलाने को जी ही नहीं करता। अहमद ट्रे में क्रीम, कॉफ़ी और चीज़ के खारे बिस्कुट लाकर धर गया। अहमद, फ्रिज में कालो जाम धरे हैं, जल्दी से प्लेट में ले आओ, साहब को बहुत पसंद है। अहिल्या फिर रैक्सी की ओर देखकर मुस्कुराई और उसकी हर मुस्कुराहट के साथ रैक्सी कमरे के गुदगुदे कालीन में धंसता गया। उसे कलकत्ते की कालो जाम मिठाई बहुत पसंद है, ये भी अहिल्या को अब तक याद है। बड़ी देर तक गपशप चलती रही और दोनों को बाहर तक पहुंचाकर अहिल्या कमरे में लौटी तो चित्त की उदासी दूर हो गई थी। कलकत्ता एक बार फिर पुराना कलकत्ता लगने लगा था। इधर कई दिनों से अहिल्या के मन में एक और उलझन पैदा हो गई थी। बहुत दिन पूर्व उसने हंसी हंसी ही में अपनी मदर प्रोविंशियल को एक चिट्ठी में लिख दिया था कि यदि कभी उनके स्कूल में किसी अध्यापिका का स्थान रिक्त हो तो उसका ध्यान रखें। वो घर बैठे बैठे ऊब गई है। पहाड़ से लौटते ही उसे मदर का पत्र मिला था। अपनी प्राक्तन छात्रा को अध्यापिका के रूप में देखने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। उनके कॉन्वेंट में स्थान रिक्त न होने पर भी जब भी वो आएगी स्थान की सृष्टि हो जाएगी। वो अब कब आ रही है, शीघ्र लिखें। अहिल्या कई बार साहस कर पिता के सामने अपना प्रस्ताव रखने गई भी, किंतु फिर सहम कर लौट आई थी। वो पिता के दम्भी स्वभाव को जानती थी। इतने बड़े उद्योगपति की पुत्री किसी स्कूल में नौकरी करे, वो कभी भी उस प्रस्ताव पर मनन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। किंतु वो पिता को कैसे समझाए कि नौकरी केवल पैसे के लिए ही तो नहीं की जाती। उसकी सब सखियों का विवाह हो चुका है या फिर होने वाला है। आखिर वो करेगी क्या?
विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था। पहाड़ की रूढ़ियों की कठोर जंजीरों में वो अपने को नहीं बांध सकेगी। एक दो बार कर्नल ने फिर उसी आईएएस लड़के की बात छेड़ी थी और वो भड़क कर उठ गई थी। एक दिन वो साहस कर पिता के पास अपना प्रस्ताव लेकर पहुंची गई। कर्नल अपने जूते का फीता बांध रहा था। उसके प्रस्ताव को सुनकर वो चौंक गया। कहती क्या है लड़की, नौकरी करेगी ऐसे पिता की पुत्री होकर? नहीं, रेडिकुलस। स्वर को यथाशक्ति कठोर कर उसने कहा। ऐसा फितूर तुम्हें कब से सूझा? हद है, क्या तुम्हें नौकरी करने के लिए पढ़ाया है? अहिल्या ने चेहरा लटका लिया। बड़े लाड़ से उसकी पीठ थपथपा कर कर्नल उसे समझाने लगा। पगली कहीं की, अगर मुझे किसी चीज़ से चिढ़ है तो बस इसी से। लड़कियों ने जहाँ नौकरी की कि समझो बस मार ली अपने पैरों में कुल्हाड़ी। ये बात नहीं है कि मैं प्यूरिटन हूँ, पर मेरी बात मानो बेटी, एक बार नौकरी करके फिर सहज ही में नौकरी की ममता नहीं छूटती, और वो ममता कभी बढ़ते बढ़ते पति और परिवार की ममता को भी दबोच लेती है। अब अपनी नौशी को लो। इदरीस की लड़की कैसी प्यारी भोली भाली लड़की थी। तेरे साथ ही तो सीनियर कैम्ब्रिज किया था उसने। तो क्या हो गया उसे पापा? कितनी खुश है, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलती रहती है। अभी अभी अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर फ्रिज खरीदा है। कितना प्यारा फ्लैट लिया है। ठाठ से आज़ाद रहती है। हा हा हा, कर्नल ठटा कर हंसा। फ्रिज और फ्लैट के मापदंड से ही तुम लोग क्या दूसरे की सुख समृद्धि नापती हो? पगली लड़की, जिसकी जितनी सजी संवरी जिंदगी होगी उतनी ही उलझने और अशांति से भरा उसका व्यक्तिगत जीवन होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध ले। अब बता भला, क्या पड़ी इदरीस को कि लौंडिया से नौकरी करवाता? कर्नल का स्वर तीखा हो उठा। बाप डीआईजी है और बेटी रिसेप्शनिस्ट है। अजीब हुलिया है। बाल देखो तो लड़कों की तरह कटे, सिगरेट फूंक रही है। सिगरेट ही नहीं, मुझे तो लगता है लड़की पीने भी लगी है। भोली सूरत अब सड़क के किसी आवारा छोकरे की सी दिखने लगी है। मैंने तो इदरीस से कहा भी था कि कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर डाले, पर सुना राजी नहीं होती है। तभी तो कह रहा हूँ, एक बार नौकरी करोगी तो फिर नौशी की तरह हाथ से निकल जाओगी। पर आप ये समझने की कोशिश तो कीजिए पापा कि मैं नौशी की तरह रिसेप्शनिस्ट बनने को नहीं कह रही हूँ। मैं उस कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ जहाँ आप कितने विश्वास से मुझे उतनी दूर छोड़ आए थे। पुत्री के तर्क से कर्नल को चुप रहना पड़ा। अपने आने की सूचना का तार देखकर अहिल्या लौटी तो कर्नल ने जान लिया कि अब अहिल्या को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ट्रेन में अकेली बैठी पुत्री को देखकर कर्नल का जी उमड़ आया। इतनी दूर जाने पर क्या वो अभागे पिता की चिंताओं के विषय में कभी सोच पाएगी? घर लौटने पर कर्नल अपने व्यवसाय की उलझनों में क्षण भर को अहिल्या को भूल गया। पर रात को खाने की बड़ी मेज पर सामने की खाली कुर्सी देखकर वो फिर अनमना हो गया। नाना तर्क वितर्कों से उसने अपने चित्त को समझाया। कौन पिता अपनी पुत्री को सदा अपने प्रांगण में ही हंसते खेलते देख सकता है? एक ना एक दिन तो उसे जाना ही होगा। फिर मदर के सौम्य शांत स्वभाव के साये में अहिल्या की ओर से उसे निश्चिंत ही रहना चाहिए। ऊटी के कॉन्वेंट में कोई स्थान रिक्त नहीं था। इसी से अहिल्या की नियुक्ति बेंगलोर के एक कॉन्वेंट में कर दी गई। लाल लाल छत के छोटे से बंगले में उसके रहने की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी गई थी कि वो अपने विराट उदधि से गृह की ममता को भी भूल गई। एक छोटे से कमरे में स्प्रिंग की सफ़ेद इनेमल का पलंग था। उस पर ऊंचे ऊंचे गद्दों पर आयरिश लिनन की चादर पर सफ़ेद पिलो का जोड़ा धरा था। कमरे में साज सज्जा न होने पर भी अनोखा आकर्षण था। खिड़की पर एक विचित्र सी छींट के फूलदार आधे पर्दे थे। आधे खुले भाग से दक्षिणी वायु के मीठे झोंके कमरे को भर देते थे। बरामदे की रेलिंग पर चढ़ी प्रिम रोज की बेल देखकर अहिल्या को अल्मोड़े के सीमांत का एक और जंगला याद हो आया, जिसकी खिड़की खोलते ही लाल गुलाबी प्रिम रोज स्नेही आत्मियों की भांति कमरे में धस आते थे। बसंती की ननिहाल की प्रिमरोज लता से कैसा विचित्र सामंजस्य था इस दक्षिणी लता का। दीवार पर नेपोलियन का बड़ा सा चित्र टंगा था। दूसरी ओर संत मरियम और ईसा के बड़े बड़े चित्र थे। पास ही एक छोटे से कमरे में डोरीन नाम की दक्षिणी आया भी रहती थी, जो कमरा झाड़ने बुहारने पानी लाने आदि के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। खाने की व्यवस्था मदर ने शिक्षिकाओं के मेस में कर दी थी। छोटे से बंगले में ही नहीं, कॉन्वेंट के पूरे अहाते में एक अद्भुत शांति थी। अहिल्या को 8वीं 9वीं कक्षाओं की छात्राओं को पढ़ाना था और कुछ छोटी कक्षाओं को भी। पूरे स्कूल में उसे छोड़कर कोई भी भारतीय मिस नहीं थी। इसी से उसे पहले दिन कुछ कुछ भैंसा हुआ। अपने जूड़े को विशेष परिश्रम से बांधकर उसने सफ़ेद कश्मीरी सिल्क की साड़ी पहनी।
अमिता कहा करती थी कि सफ़ेद साड़ी में वो ईरान की मलिका सी लगती है। कानों में हीरे के सफ़ेद कर्णफूल उसके उत्तेजित लाल गालों को और भी रक्तिम दिखा रहे थे। क्लास में पहुंचते ही 9वीं कक्षा की छात्राएं गुड मॉर्निंग मिस कहकर खड़ी हो गईं। अहिल्या ने हंसकर अपनी छात्राओं के ठसकेदार दल को देखा। नीली सर्ज की स्कर्ट और चमकते सफ़ेद ब्लाउज में उनके गोरे सांवले ताम्रमुखी चेहरे दमक रहे थे। उनकी प्रशंसापूर्ण दृष्टि देखकर अहिल्या को संतोष हुआ। मदर उसे पहले ही बता चुकी थी कि 9वीं कक्षा कभी उनका सिरदर्द बन सकती थी। पिछले साल कैम्ब्रिज की पढ़ी मिस कृष्णन को उसी कक्षा ने चुटकियों में उड़ा दिया था। उसके बाद पंजाब की मिस चड्ढा को, जो अपनी हर साड़ी के साथ का मैचिंग लिपस्टिक लगाकर क्लास में आती थी, इसी कक्षा की उद्दंड छात्राओं ने 3 महीने में भगा दिया था। तुम्हारे अनुशासन की ही हमें परीक्षा लेनी है, इसी से तुम्हें सबसे प्रॉब्लम कक्षा दी जा रही है, मदर ने हंसकर कहा था। सचमुच ही 9वीं कक्षा मधुमक्खियों का छत्ता थी और उस छत्ते की रानी थी ललिता गणेशन। 17 वर्ष की ललिता का रंग एकदम स्याह था। आंखों में अदम्य साहस और चुनौती का कुछ ऐसा भाव था कि अपनी कक्षा की आयरिश, जापानी और अंग्रेजी लड़कियों की एक छत्र निरंकुश सम्राज्ञी थी। जब अहिल्या कुछ प्रश्न पूछती, वो दुष्टता से मुस्कुराती, हाथ उठाती और टेढ़े सीधे उत्तर देकर अहिल्या को उकसाने की भरपूर चेष्टा करती। लड़की वास्तव में अभद्र थी। एक बार अहिल्या ने उसे कक्षा में बोलने के लिए सजा दी तो वो किसी भी प्रकार उसका आदेश मानने को तत्पर न हुई। अहिल्या जान गई कि उस लातों के भूत को बातों से ही मनाना होगा। धीरे धीरे बड़ी कुशलता से अहिल्या ने उसका विश्वास खरीद लिया। मूल्य कुछ महंगा ही पड़ा। कितनी सारी स्कूल गर्ल पत्रिकाएं, इनेट ब्लाइटन की मोटी पतली पुस्तकें, नटीज, चॉकलेट और देश विदेश के टिकट। लड़की का पारिवारिक जीवन अनेक कुंठाओं का शिकार था। पिता ऊटी के अनेक चाय कॉफ़ी बगानों के प्रभु थे। माँ अपने बगीचे की देखभाल करने कभी ऊटी जाती, कभी नीलगिरी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। ललिता अपने छोटे भाई को प्राणों से भी अधिक चाहती थी। बोर्डिंग स्कूल में ही पिकनिक करते समय वो अपने सहपाठियों के साथ एक झील में तैरता डूब गया था। ललिता उसे देख भी नहीं पाई थी। घर जाने को उसका जी नहीं चाहता था। मम्मी और पापा बहुत कम साथ रहते थे। उसके पिता को अधिकतर चाय बागानों का दौरा करना होता था। मम्मी के मैनेजर कृष्णा नंबूदरी को देखकर उसका शरीर जल उठता था। उसका छोटा भाई कहता था कि बड़ा होने पर वो नई बंदूक लेगा और पहला शिकार बनेगा कृष्णा नंबूदरी। वाह, भला ऐसी भी क्या चिढ़ थी उस बेचारे से? अहिल्या ने एक दिन उससे पूछा। आप नहीं जानती मिस, वो कितना दुष्ट है। पापा से कहता है फैटी, और मम्मी से? अहिल्या को उस लड़की की बातों में बड़ा रस आ रहा था। ओह, मम्मी से वो कुछ नहीं कहता। असल में मम्मी उसे बहुत पसंद करती हैं। अहिल्या को लड़की के अभद्र व्यवहार की कुंजी मिल गई। अपने कुंठाग्रस्त पारिवारिक जीवन की भड़ास को वो स्कूल में ही निकालती थी। अच्छा, भला उतनी सुंदर मिस कृष्णन को तुमने क्यों परेशान किया? अहिल्या ने हंसकर पूछा। आपने क्या देखा है उनको? बड़े उत्साह से ललिता अपनी बड़ी बड़ी पुतलियां घुमाती बोली। हाँ, देखा तो होगा ही। मिस्टर देवराजन से उनका विवाह हो गया है। सामने के फ्लैट में ही तो रहती हैं। जानती हैं मिस, उनके बेबी होने वाला है। इतना बड़ा पेट हो गया है, लगता है गैस का गुब्बारा। हो कर वो अपनी बातों में स्वयं ही मगन हो उठी। जानती हैं मैं उससे क्यों चिढ़ती थी? उसकी सूरत बिल्कुल मिस्टर नंबूदरी से मिलती थी, इसी से। मदर की आहट पाने से ललिता खिड़की से कूदकर छू हो गई। रेवरेंड मदर को वो रेवी कहकर पीठ पीछे खूब खिल्ली उड़ाती थी, पर मदर का रौब उसे सहमा ही देता था। कुछ ही दिन पहले बिना अनुमति लिए बाजार जाने पर मदर ने अपने चमड़े के पेच से उसकी पीठ छील कर रख दी थी। मुझे बड़ी खुशी है अहिल्या, मदर ने आकर उसकी पीठ थपथपा कर कहा। तुमने हमारे स्कूल की खूंखार शेरनी को भी जीत लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत दिनों तक हमारे कॉन्वेंट को अपना सहयोग देती रहोगी। पर अहिल्या का मन धीरे धीरे उखड़ता जा रहा था। वो जिस समाज में रहकर बड़ी हुई थी, उसका मोह सहज ही में छूटने का नहीं था। स्कूल की लड़कियों के बीच अनुशासन और मर्यादा के बंधन स्वयं ढीले पड़ते जा रहे थे। सफ़ेद चिट्टे लबादों में प्रस्तर प्रतिमाओं सी घूमती जर्मन मदर, कॉन्वेंट स्कूल की ऊंची ऊंची जेर सी दीवारें और जर्मनी से आए विराट घंटे की डरावनी घंटियां उसे मनहूस घेरे में घेरने लगती। बाहर जाना बहुत ही कम होता था। सप्ताह में एक दिन बोर्डिंग की लड़कियों की कतार को अपने अनुशासन में साध कर उसे बेंगलोर के अंग्रेज बाजार साउथ परेड तक ले जाना होता था।
वही नपे तुले कदमों को रखती उसके स्कूल की टुकड़ी टॉफ़ी, चॉकलेट और अल्लम गल्लम खरीद कर लौट आती। कभी कभी वो उन्हें किसी दुकान में छोड़कर साउथ परेड के कोने में स्थित एक छोटे से मिल्क बार में जा बैठती। काउंटर पर खड़ी सुनहले बालों और सुनहरी मुस्कान वाली एक अंग्रेज युवती उसे पहचान कर अपने मोती से झकझक बत्ती सी दिखा देती। छोटे से मिल्क बार का आइसक्रीम पूरे बेंगलोर में प्रसिद्ध था। एक ही बड़ा सा गोल कमरा था जिसमें बड़ी तरतीब से आड़ी तिरछी कई मेजें सधी थीं। अपना चौकोर ब्रीफकेस नुमा बटुआ मेज पर रखकर अहिल्या एक संडे स्पेशल का ऑर्डर देती या फिर 3 in 1 गुलाबी हरे और हल्के पीले रंग की रुई से आइसक्रीम का बाल नुमा ऊंचा गुबार और उस पर तिरछा टिका गुलाबी पारदर्शी बिस्कुट देखकर अहिल्या को अपने बचपन की याद ताजी हो जाती। क्षण भर को वो महसूस करने लगती कि वो फिर से नन्ही अहिल्या बन गई है। जब मल्लिका मौसी अपने दामी सेंट की सुगंधि से कलकत्ते के प्रसिद्ध रेस्तरां को गमकाती उसे ऐसी ही आइसक्रीम खिलाने ले जाती थीं। जब से वो अपनी जिद से बेंगलोर चली आई थी, पापा की एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। गौर मोहन बरुआ ने एक पत्र लिखकर उसकी खूब भर्त्सना की थी कि अकेले पिता को छोड़कर जाना उसका एकदम ही बचपना था। सीमांत युद्ध के बुरे बुरे समाचार नित्य ही सुनने को मिलते थे। एक दिन बसंती की भी चिट्ठी आई थी। वो अपने पति के साथ ससुराल से लखनऊ चली आई थी। पूरे पत्र में उसने अपनी नई गृहस्थी की ही महिमा का पाठ किया था। बार बार अहिल्या को स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया था कि एक बार वो सड़े से कलकत्ते का मोह त्याग कर लखनऊ चली आए। लखनऊ, जहाँ के जादू में बसंती स्वयं गले तक डूबकर मधुर डुबकियाँ खा रही थी, जहाँ के अमीनाबाद की नुक्कड़ की चाट खाकर अहिल्या चटकारे लेती रहेगी, जहाँ की कुल्फ़ी का स्वाद वो जीवन भर नहीं भूल पाएगी, जहाँ की छोटी छोटी दुकानों में वो नई से नई डिज़ाइन की साड़ियाँ देखकर बस देखती ही रहेगी। और फिर स्वयं धरणीधर ने अपनी प्रिय सुंदरी साली के विरह को आवश्यकता से अधिक स्पष्ट कर लिख मारा था कि अहिल्या निराले में उसकी रसीली चिट्ठी पढ़ने पर लाल हो गई। 2-3 बार चिट्ठी को पढ़कर भी उसका जी नहीं भरा। साथ ही एक निराशा से उसका चित्त म्लान हो गया। कहीं भी राजू का उल्लेख नहीं था। भोली बसंती को तो ध्यान भी नहीं रहा होगा, किंतु धरणीधर जीजा तो ऐसे भोले नहीं थे। अहिल्या ने बसंती को लंबी सी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी नई नौकरी और कलकत्ता छोड़ने का समाचार भी लिख दिया। 8वें दिन बसंती की फिर एक चिट्ठी आई। उसने लिखा था कि उसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। इसी से पत्रोत्तर में विलंब हुआ। धरणीधर को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में कलकत्ता जाना था। क्या वो कक्का को लिखकर उनके रहने की कहीं व्यवस्था कर सकेगी? वो स्वयं मायके जा रही थी, वहीं से वो नानी के पास जाएगी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसने लिखा था, अभी तो उन्हें राजूदा वाली बात भी नहीं बताई, और भला बतलाएगा भी कौन? क्या बात होगी राजूदा की? कैसी पागल लड़की थी बसंती, कैसी अधूरी बात छोड़कर चिट्ठी लिख मारी थी। दूसरे दिन उसकी आया डोरीन चाय की ट्रे लेकर आई तो उसकी दोनों आंखें खूब लाल थीं। अरे आज चेहरा ऐसा क्यों हो गया? क्या तबीयत ठीक नहीं है डोरीन? ट्रे रखकर डोरीन साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछने लगी। मुझे तो भगवान ने सूनी गोद लेकर ही दुनिया में भेजा था। बड़ी बहन का एक ही लड़का था, फौज में भर्ती हो गया था अपनी ही जिद से। कल रात तार आया है कि वो। डोरीन फूट फूट कर रोने लगी। अहिल्या के हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया। डोरीन की बड़ी बहन के बेटे की मौत से उसे सहसा बसंती के पत्र की पंक्ति का स्मरण हो आया। अभी तो उन्हें राजूदा वाली बात भी नहीं बताई। दिन भर किसी तरह अपने क्लास निपटाकर वो संध्या को रेवरेंड मदर के पास गई, अपनी जिससे वो नौकरी करने चली आई थी, और आज स्वयं मदर से कहने जा रही थी कि वो पिता के पास लौट जाना चाहती है। क्या कहेंगी मदर? कैसी झक्की लड़की है ये। वो मदर के कमरे में गई तो वो किसी ऑर्फनेज के अनाथ बच्चों के लिए छोटी छोटी पेंसिलों के टुकड़े जमा कर पार्सल कर रही थी, जिनके तापसी जीवन का एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाता था। उनके सम्मुख इस तरह का प्रस्ताव लेकर जाने में अहिल्या भारी संकोच के भार से जमीन में गड़सी गई। क्या है मेरी बच्ची, ललिता ने तुम्हें क्या कुछ परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं मदर। अहिल्या सकुचाकर पर्दा पकड़कर खड़ी रह गई। तब आओ मेरी मदद करो। हंसकर मदर ने उसकी ओर पार्सल बढ़ा दिया। तुम इसे सिल दो, मैं डोरीन की बहन रूथ के पास जा रही हूँ। जानती हो ना, बेचारी का लड़का डेविड युद्ध में मारा गया। कैसा तगड़ा लड़का था, बेचारी रूथ। पार्सल मदर ने टोकरी में रख दिया। बेंगलोर से 17 मील दूर उनका एक छोटा सा अनाथालय था। अपने इसी स्कूल से नाना छोटी मोटी वस्तुएं एकत्र कर मदर प्रायः उन अभागे अनाथ बालक बालिकाओं के लिए भेजती रहती थीं।
डोरीन और रूथ उसी अनाथालय की बच्ची थी। अहिल्या एक दिन में घूमकर लौट रही थी, पौ भी नहीं फटी थी। उन दिनों मदर लूसी बहुत बीमार थी। स्कूल का सारा काम मुझे ही निपटाना होता था। जल्दी जल्दी लड़कियों की डॉर्मेट्री को जा रही थी कि एक टोकरी में 2 छोटी सी जुड़वा बच्चियां पड़ी थीं। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें केवल 2 अक्षर लिखे थे, प्रभु यीशु की शरण में। यीशु ने उन्हें शरण दी, उनका घर बसाया और आज एक अभाग्नि फिर टोकरी की तरह असहाय हो गई। प्रभु की इच्छा। एक लंबी सांस खींचकर अपनी शांत आंखों से मदर खिड़की के बाहर न जाने क्या देखती रही थी। अहिल्या अपने प्रस्तावित त्यागपत्र की बात फिर जवान पर न ला सकी। चलते चलते मदर उसे कई छोटे बड़े काम सौंप गईं। उन्हें वो निपटाती अपने कमरे में पहुंची तो अंधेरा हो गया था। बत्ती जलाई तो देखा उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। आप गई तो एक नौकर ये चिट्ठी दे गया। कह रहा था जिन साहब ने भेजी है वे कल जा रहे हैं, इसी से आप उनसे आज ही मिल लें। डोरीन उसके कपड़ों में इस्त्री कर रही थी। अहिल्या, किसी काम से यहाँ आया हूँ। तुमसे मिलने स्वयं ही आता, पर मेरे घुटनों के आर्थराइटिस को तो तुम जानती हो। वेस्ट एंड में हूँ, मिल जाना। गौरमोहन। अहिल्या का चित्त उत्फुल्ल हो उठा। दिन भर उसका मनहूसी में कटा था। गौरमोहन काका के साथ कलकत्ते की माया ने उसे जकड़ लिया। क्यों ना वो उनके साथ ही चली जाए। वो तो उसके लिए बीसियों बहाने ढूंढ देंगे। मदर से कहेगी उसके पिता बहुत बीमार हैं, उनके मित्र लिवाने आए हैं। फिर क्या मदर रोक लेंगी। मदर के लिए एक चिट्ठी लिखकर वो उनकी मेज पर छोड़ आई। मदर उस पर बहुत विश्वास करती थी और आज तक वो कभी इधर उधर जाती भी नहीं थी। जल्दी जल्दी से उसने कमरा बंद किया और बाहर निकल गई। वेस्ट एंड बेंगलोर का भव्य होटल है। बड़ा सा टेनिस कोर्ट पार कर वो कई घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ती 2 मंजिले पर पहुंची तो पता लगा कि बरुआ नीचे की मंजिल पर है। सीढ़ियाँ उतरते ही वो उनसे टकराने को ही थी कि गौरमोहन बाबू अपने स्थूल शरीर को संभाल कर ढम से कुर्सी पर बैठ गए। बाप रे बाप, लगता है लड़की पैरों में स्केटिंग व्हील बांध कर उतरती है। बैठो बैठो, चिट्ठी मिल गई। अब देख तो बेटी, इन घुटनों को लेकर कैसे आता। उन्होंने अपने 2 बुरी तरह सूजे वात से लुंज पुंज घुटनों से महीन जरी के किनारे की धोती हटा दी। बहुत सूजन है सच। फिर आप ऐसे में यहाँ क्यों चले आए काका बाबू। अहिल्या कुर्सी खींचकर उनके पास ले आई, अपनी लाडली भतीजी को देखने। अब पूछ, फिर देखकर क्या करेंगे। भोले शिशु सी मुद्रा बनाकर उन्होंने अपने दोनों गप्पू गालों को हथेलियों में टिका लिया। अच्छा चलिए बताइए, फिर क्या करेंगे। अहिल्या ने हंसकर उनके परिहास में योग दिया। भतीजी को घर ले जाऊंगा। इस दक्षिणी आब हवा में मेरी गोरी बच्ची काली जो पड़ी जा रही है। तुम्हें मेरे साथ कल ही चलना होगा। एकाएक स्वर को आदेश के ढांचे में ढालकर गौरमोहन बरुआ सीधे बैठ गए। वाह जी, ऐसा आसान है नौकरी छोड़ना। पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा। लड़कियों के इम्तहान हो रहे हैं। भाड़ में जाए इम्तहान और रही तेरी नौकरी। काफ़ी खिलवाड़ हो चुका है। जितनी तनख्वाह तू पाती है उतनी तनख्वाह तेरा बाप तेरे बटलर को देता है। पगली कहेंगी। तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ पापा को। अहिल्या का स्वर चिंता से कांप उठा। कल ही तो चिट्ठी आई है, कुछ भी तो नहीं लिखा। ऐसी बातें चिट्ठी में नहीं लिखी जाती। इस निगोड़े युद्ध ने कैसे कैसे उद्योगपतियों को लपेट में ले लिया है। कभी किसी इलेक्शन फंड में कर्नल ने कुछ रुपया दिया था, बस उसी को लेकर अब कीचड़ उछाल रहे हैं। खैर, तुम्हें बहरहाल मेरे साथ चलना होगा। ना हो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो। कहो तो मैं चलकर मदर से बात कर लूँ। नहीं काका बाबू, मैं मदर से छुट्टी के लिए कहूँगी तो कभी भी मुझे नहीं रोकेंगी। दूसरे दिन अहिल्या के छुट्टी पर जाने का समाचार हवा की तरह स्कूल में फैल गया। ललिता गणेशन ने रो रो कर आंखें सुजाली थीं। इस उद्दंड बालिका को देखकर पहले अहिल्या का खून खौलने लगता था, पर अब उसे छोड़कर जाने में उसे स्वयं ही दुख हो रहा था। मदर ने उसे छुट्टी तो दे दी, पर उससे एक अनुरोध किया जिसे वो टाल नहीं सकी, और गौरमोहन बाबू कुछ रुष्ट होकर अकेले ही कलकत्ता चले गए। क्रिसमस की छुट्टी पर उनके स्कूल की दिल्ली पार्टी को दिल्ली तक पहुंचाने का भार मदर उसे सौंपना चाह रही थी। 10 दिन क्रिसमस के रह गए हैं। क्या तब तक तुम रुक नहीं सकोगी अहिल्या। उसके बाद तुम अपनी क्रिसमस छुट्टी और बढ़ा सकती हो। उन्होंने नरम मीठी आवाज में सौजन्य का मधु खोलकर पूछा तो वो मान गई। पिता को उसने एक पत्र लिखकर अपनी छुट्टी की असमर्थता का उल्लेख कर दिया था। धरणीधर जीजा के पहुंचने से पहले वो स्वयं ही कलकत्ता पहुंच जाएगी, ये भी उसने लिख दिया था, पर कर्नल का कोई उत्तर नहीं आया। दिल्ली पार्टी लेकर वो चली तो लड़कियों का दल चिड़ियों सा चहक रहा था। उनके रंग बिरंगे बॉक्स और होल्डाल की गिनती कर वो थक कर चूर हो गई थी। एक लड़की को संभालती तो दूसरी छिटक कर बुक स्टॉल पर भागकर कॉमिक खरीदने लगती। कभी लड़कियों को गिनती, कभी बॉक्सों को।
उन्हें डांटती फटकारती वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घसीट ले गई। डिब्बा रिजर्व था। अकेले डिब्बे में लड़कियां खूब धमाचौकड़ी मचाए कूद रही थीं। घर जाने का उनका उल्लास ट्रेन छूटने के साथ ही और तीव्र हो उठा। सुनिए मिस, हमारे डिनर का क्या होगा? हमें डाइनिंग कार में ले चलिएगा ना? मिस, मैं वेज हूँ। हाय मिस, मैं नॉन वेज हूँ, ध्यान रखिएगा। पापा स्टेशन में आए होंगे और मम्मी भी। मैंने इसकी मम्मी को देखा है, खूब सिगरेट पीती हैं। चल हट, आई हैं बड़ी, तेरी मम्मी पीती होंगी। अहिल्या का माथा दर्द से फटा जा रहा था। ओफ ओह, लड़कियों क्या थोड़ी देर चुप बैठोगी? मेरे सिर में बहुत दर्द है, विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अहिल्या ने खिड़की का सहारा लेकर आंखें बंद कर लीं। लड़कियों का चहकता झुंड क्षण भर को चुप पड़ गया। फिर फुसफुसाहट का जाम चलने लगा। ललिता का बॉयफ्रेंड कौन है जानती है? बोल्डविन स्कूल का सीनियर प्रीफेक्ट श्रीनिवासन। उसने उसकी 17वीं वर्षगांठ पर उसे लॉलिटा उपहार में दी है। मैंने पढ़ने को मांगा तो मुकर गई। अहिल्या चुपचाप लड़कियों की बातें सुन रही थी। कभी ऐसे ही वो भी चहकती थी, ऐसी ही निरर्थक बातों के छल्ले बनाती वो और उसकी स्कूल की सहपाठिनियाँ। ट्रेन का लंबा सफ़र आंखों ही आंखों में काट लेती थीं और आज उन्हीं बातों से उसका सिर दुखने लगा था। रात का खाना मंगवा कर लड़कियों ने खा लिया था और डिब्बे की बत्ती बुझते ही उनकी ही ठीठी और रंग में आ रही थी। मिस, कोई किस्सा सुनाइए ना, भूत का। रेबेका जोसेफ अहिल्या के पास की ही बर्थ पर लेटी थी। वहीं से उसने फरमाइश की और लड़कियां सव्य स्वर में उसका समर्थन कर उठीं। प्लीज़ मिस, प्लीज़ सुनाइए ना। चुप रहो, देखती नहीं कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है? अहिल्या ने खिड़की से झांक कर देखा। वेजवाड़ा स्टेशन की बत्तियां जगमगा रही थीं। उसके डिब्बे के बाहर तंग जीन्स में एक बाल कटी लड़की हाथ में सूटकेस लटकाए जोर जोर से हथेलियां दरवाजे पर भड़बड़ाए चली जा रही थी। क्या बात है? अहिल्या ने खिड़की खोलकर पूछा। यह पूरा डिब्बा हमारी स्कूल पार्टी के लिए रिजर्व है। मैं जानती हूँ, पर बड़े संकट में हूँ। कृपा कर खड़े होने का भी स्थान दे सकेंगी तो बड़ा आभार मानूंगी। एक क्षण हिचकिचा कर अहिल्या ने द्वार खोल दिया। गार्ड ने झंडी दिखा दी थी और इंजन अधैर्य की सीटियां और धुएं के फुफकारे छोड़ता चलने लगा। एक प्रकार से हाथ पकड़कर चलती ट्रेन पर अहिल्या ने उस अपरिचिता किशोरी को खींच लिया। ओह धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे। स्कूल की लड़की सी ही दिख रही उस किशोरी ने हंसकर कहा। कंबलों से कई जोड़े चेहरे निकल आए थे और उनकी उतावली दृष्टि उस अपरिचिता को डिब्बों के धुंधले प्रकाश में ही चीर फाड़ रही थी। कहाँ जाना है आपको? अहिल्या ने कुछ रूखे स्वर में ही पूछा। अपने एकांत रेल के डिब्बे में उस अपरिचिता का अचानक आगमन उसे कुछ जचा नहीं था। दिल्ली जाऊंगी। वैसे बगल के डिब्बे में एक बर्थ खाली है, पर उसमें दो ऐसे लंबे तगड़े सरदारों की विकट जोड़ी थी कि रात भर उनके साहचर्य का भय मुझे सहमा गया। लड़की ने फिर बड़ी भोली सी हंसी के बीच अपने मोती से दांत दिखाए और दोनों पैर ऊपर उठाकर बैठ गई। लड़की वास्तव में आकर्षक थी। चेहरा कोई खास सुंदर नहीं था, पर पतली पतली टांगों में चूड़ीदार सी कसी जीन्स की लाल पीली चटकीली धारियों से मेल खाती उसकी मूंगिया रंग की वेस्ट बड़े कायदे से पहनी गई थी। गले में सोने की पतली चेन से एक क्रॉस लटका था। बालों को पेरोक्साइड से डाई किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं था, पर उनकी रेशमी सुनहरी लहरों का सौंदर्य एकदम अपना निजी और मौलिक था। दोनों आंखें बड़ी बड़ी कटावदार थीं, नाक तीखी और कुछ मुड़ी हुई थी। हंसने पर स्वस्थ दांतों की झलक पूरे चेहरे को जगमगा देती थी। लड़कियों पर उसका रौब जम रहा था। अहिल्या ने अपने पैर से कोड़कर उसके लिए जगह बना दी तो वो हंसकर बोली, अरे नहीं, क्यों कष्ट करती हैं, बड़े आराम से मैं रात काट लूँगी। मुझे तो रात भर जागने का भी अभ्यास है। नाइट ड्यूटी की नर्स हैं शायद। लड़कियों में से किसी की फुसफुसाहट स्पष्ट होकर गूंज गई। ओह माय गॉड! वो अपरिचिता जोर जोर से हंसने लगी। पर मैं नर्स नहीं हूँ, तुम्हारी मिस की भांति मैं भी तुम जैसी नटखट लड़कियों की स्कूली मिस्ट्रेस हूँ, मिस डी सूजा। वॉल्टेयर में मेरी माँ है, उन्हीं से मिलने गई थी। मेरा नाम जैकलीन है, सीनियर कैम्ब्रिज को लिटरेचर पढ़ाती हूँ। अपनी जीन्स की तंग मोहरियों की जिप सरकाकर जैकलीन ने ऊपर की ओर मोड़ दी और पालथी मारकर बैठ गई। रेलगाड़ी के झकोलों के साथ साथ उसके कटे केशगुच्छ के रेशमी गुच्छे रह रहकर हिल रहे थे। अपना नायलॉन कार्डिगन उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और चौकोर पर्स से लिपस्टिक निकालकर बड़े इत्मीनान से होठों पर फेरने लगी। रात बहुत हो गई थी। लड़कियों को चुपचाप सो जाने का आदेश देकर अहिल्या ने अपना एक तकिया जैकलीन की ओर बढ़ाकर कहा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? काफ़ी जगह है, इसी पर लेट जाइए। दोनों पैर सीट के हत्थे पर रख लीजिए, काफ़ी जगह निकल आएगी।
उसके प्रस्ताव पर मनन कर जैकलीन ने हंसकर दोनों पैर सीट पर रख लिए। एक ही तकिया पर उसके सुनहले और अहिल्या के काले केशपाश का संगम बन गया। उसके विदेशी यूडी कोलोन की मधुर सुगंध की गमक से अहिल्या को न जाने कब नींद आ गई। सुबह उठी तो देखा सामने की सीट पर अपनी सुडौल टांगों का सेतु बनाए जैकलीन डिसूजा सिगरेट फूंक रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वो हंसकर बोली। खूब कसकर सोती हो, तुम्हें देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैं तो जब तक वेरामून की 1-2 गोलियां न निगल लूं निगोड़ी नींद आने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारी भेड़ बकरियां तो सब सो रही हैं। सिगरेट के बचे टुकड़ों को खिड़की से फेंककर जैकलीन खड़ी होकर अपने जीन्स के खुले बटन कसने लगी। अहिल्या ने देखा जैकलीन रात के धुंधलके में जितनी आकर्षक लगी थी वास्तव में थी नहीं। उसका शरीर निसंदेह बड़े यत्न से सजाया संवारा गया था, किंतु आंखों के नीचे स्याही की धूमिल रेखा, लिपस्टिक के निरंतर प्रयोग से रंग उठे होंठ और कृत्रिम प्रधानों की नींव पर टिका उसका विदा लेता यौवन पुरुष की दृष्टि को ढक सकता था, नारी को नहीं। लड़कियां भी जग गई थीं और अहिल्या आश्चर्य से स्तब्ध थी। कैसी अद्भुत है ये अपरिचिता! क्या हिप्नोटिज्म तो नहीं जानती? दिल्ली पहुंचने तक जैकी की अहिल्या से खूब घुट गई थी। दिल्ली पहुंचने पर जब अहिल्या ने होटल में रहने का प्रस्ताव रखा तो वो बिगड़ गई। हद है, मेरे रहते तुम होटल में रहोगी और दिल्ली के होटल में? इतना ही पैसा भारी हो गया है तो मुझे दे देना। कब जाना है तुम्हें कलकत्ता? कल ना? बस फिर मेरे साथ रहोगी तुम। जंगपुरा के पास हमारा छोटा सा फ्लैट है, जस्ट ए टाइनी विनी फ्लैट। अपने दोनों हाथों से गुड़िया के घर का सा आकार बनाकर वो बोली। हम 5 लड़कियां रहती हैं। एक हमारी लैंड लेडी हैं मिसेस डटा। उन्होंने ही नया मकान बनवाया है, अभी पूरा बना भी नहीं, छत बन रही है, गैरेज भी अधूरा है। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, समझी? और अहिल्या राजी हो गई। दिल्ली की महानगरी में अकेली होटल में वो कैसे रहेगी? लड़कियों को लेने स्टेशन पर ही उनके संरक्षक आ गए थे। 1-2 ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, पर वो जैकलीन को दिखाकर बोली, धन्यवाद, पर मेरी एक मित्र हैं, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। जैकलीन बाहर आई तो एक भड़कीली फिएट उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, आंटी ने गाड़ी भेजी दी, हाउ स्वीट ऑफ हर। क्यों बिंदादीन, मेम साहब की तबीयत अब ठीक है? जी हाँ, आज तो मेम साहब कुत्ते को दिखाने अस्पताल गई हैं। अहिल्या जैकी के साथ आगे की ही सीट पर बैठ गई। जैकी स्वयं ड्राइव कर रही थी और बिंदादीन पीछे बैठा था। पहली दृष्टि में अहिल्या को व्यक्त करने लगा। उसकी ड्राइवर की वर्दी में शायद उसकी स्वामिनी का मोनोग्राम खुदा था। चेहरा गोल था और चेचक के दागों से इस बुरी तरह गुदा था कि फैली नाक के नथने भी कुछ कुछ नुच गए थे। दोनों कानों तक उठी हुई मूछों के सिरे साही के कांटों से ही जहरीले लग रहे थे। अहिल्या को उसकी आंखें अपनी गर्दन पर गड़ती नजर आ रही थीं। लग रहा था कि वो उसी की सीट पर झुका आ रहा है और किसी भी क्षण उसकी नुकीली मूछों के जहरीले सिरे उसके गालों का स्पर्श कर सकते हैं। उसका बदन अनजाने ही जोर से सिहर उठा। क्यों, क्या ठंड लग रही है? फील्ड पर ही सधे चालक की भांति जैकी ने कोहनी टिकाकर स्पीड को साथ लिया और हंसकर पूछा। नहीं तो। अहिल्या का हृदय जिस ठंड से कांप रहा था वो कैसे कहती। कई सड़कों को पार कर जैकी ने कार एक नए बने मकान के सामने रोक दी। ड्राइवर ने उतरकर कार का द्वार खोल दिया और सामान उतारने लगा। यही है हमारा फ्लैट, है ना प्यारा सा? जैकी ने हंसकर पूछा। फ्लैट वास्तव में सुंदर था। सीढ़ियों के घुमावदार घेरों के इर्द गिर्द सन ब्रेकर लगे थे। बरामदे में एक बेंत के बने स्टैंड पर कई छोटे रंगीन जापानी कंडील नुमा टोकरियों में मनी प्लांट के पत्ते झूल रहे थे। एक अखरोट की गोल मेज पर विदेशी पत्रिकाओं का अंबार चुना धरा था। एक लकड़ी के तख्ते पर फ्लैट का नाम खुदा था। ऊपर हम लोग रहती हैं, नीचे आंटी का कमरा और किचन है। चलो हाथ मुंह धो लो, 5 बजे के बाद गुसलखाना मिलने में तुम्हें दिक्कत होगी, सब आ जाएंगी। पास ही पास सटी 3 केबिन चारपाइयों पर एक से पलंगपोश बिछे थे। तीनों के सिरहाने अस्पताल के मरीजों की सी छोटी अलमारियां थीं। दीवारों के आधे कलेवर पर हल्का नीला रंग पुता था। ऊपर का भाग एक अजीब से स्प्रे वर्क से रंगा गया था। दीवारों पर ही 3 खूंटियों पर क्रमशः 3 बड़े, छोटे और उससे छोटे ड्रेसिंग गाउन झूल रहे थे। पलंग का आकार भी गाउन की लंबाई के आकार से मेल खाता था। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी पलंग लगी थी। ये मेरा, संध्या चटर्जी का और रागनी कौल का कमरा है। आंटी हमेशा हमको 3 भालू कहती हैं। एकदम बच्चों की सी सनक चढ़ती है आंटी को। एक दिन 3 खास तरह के पलंग बनवा लाईं, फिर छोटी बड़ी 3 अलमारियां बनवा दी और पिछले हफ्ते हमारी एक तस्वीर खिंचा दी।
जैकी ने स्टील के फ्रेम में जड़ी तस्वीर उठाकर दिखाई। एक दूसरे का कंधा पकड़े जैकी के साथ अपने कद की ऊंचाई के क्रम से खड़ी दो सुंदर सी लड़कियों के चेहरे तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। ये मुझसे छोटी संध्या चैटर्जी है, किसी सरकारी दफ्तर में काम करती है। और ये है रागनी कौल, कभी मॉडल बनाती है कभी स्टेनो, वैसे रेडियो स्टेशन में भी काम करती है। बड़ी प्यारी बच्ची की सी आवाज़ है, इसी से जब कभी किसी बच्ची का पार्ट करना हो रेडियो स्टेशन से इसे बुला भेजते हैं। थोड़ी देर बात करके आती है पट्टी और तगड़ा चेक ले जाती है। आओ तुम्हें दूसरा बेडरूम दिखाऊं। जैकी उसे दूसरे कमरे में खींच ले गई। वो कमरा उनके कमरे से बहुत बड़ा और हवादार था। उसमें 3 छोटे तख्तनुमा पलंग बिछे थे। कमरे की व्यवस्था का स्तर भी ऊंचा नहीं था। कहीं पर पलंग पोश मुड़ा था, कहीं तकिया पेट फूलकर बहुत ऊंचा सा उठ गया था। लगता था चटपट बिस्तर किसी प्रकार ढाँप ढूँप कर ही सोने वालियाँ काम पर निकल गई हैं। एक मेज पर जूठे प्याले पड़े थे, कुछ बुझी सिगरेटों के टुकड़े थे और 2-3 खाली दिया सलाइयों के डिब्बे कोने में पड़े थे। 4-5 चॉकलेट की पन्नियाँ मोड़ मार कर इधर उधर फेंकी गई थीं। ओफ, कितना अनटाइडी कमरा है। आई एम सॉरी, तुम्हें बेकारी यहाँ ले आई। बड़ी नालायक लड़कियाँ हैं तीनों। इसमें रहती हैं रबिया सुल्ताना, खोजा मुस्लिम है, एक अखबार की रिपोर्टर है। दूसरी है मारी वांग, चीनी क्रिश्चियन है, बाप की जूतों की दुकान थी। इधर सीमा की गड़बड़ी के बाद अच्छी खासी मुसीबत में वो पड़ गया था। चीन को वापस चला गया, पर मारी पिता के साथ नहीं गई, किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है। तीसरी है मंजरी मजूमदार, साड़ियों का बिजनेस करती है। अब आओ तुम्हें अपना सम्मिलित दीवान खाना दिखाएं। एक सकरा सा बरामदा पार कर वो अहिल्या को लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंची। यह शायद उनके हॉस्टल का सबसे बड़ा कमरा था। बत्ती का बटन दबाते ही अहिल्या दंग रह गई। जैसा वैभव प्रायः लाइफ एंड पोस्ट के चित्रों में देखने को मिलता है, वैसा ही समृद्धि और शालीनता से जगमगाता कमरा वर्किंग गर्ल की हैसियत से बहुत ऊंचा लग रहा था। पूरे कमरे में मोटी मिर्जापुरी या भदरी की कारपेट थी। बिना हत्थे के 2 सोफ़ा आमने सामने लगे थे। उन पर कोई रेशमी गद्दियाँ ऐसी लापरवाही से पड़ी थीं जो बड़े यत्न से दिखाई जाती हैं। एक ऊंचा सा आबनूस का टेबल लैंप छत की ऊंचाई को चूम रहा था। लैंप की रोशनी एक भयावने विकट हबशी के चेहरे की 2 लाल लाल आंखों से निकल रही थी। कितना सुंदर लैंप है, ये आंटी पिछली बार सऊदी अरब से लाई थी। जैकी अहिल्या को बड़े गौर से देखकर बोली। मन ही मन वो भांपना चाह रही थी कि उनके वैभव का अहिल्या पर कैसा प्रभाव पड़ा है। म्याऊं करता एक बहुत बड़ा कद्दावर काला पर्शियन बिल्ला कूदकर कहीं से आ गया और अपनी उठी पीठ को जैकी के पैरों से घिस घिस कर म्याऊं म्याऊं करने लगा। ओ माई स्वीट, जैकी ने उसे उठाकर गोदी में भर लिया। लुक हु हैज़ कम। तुम्हारी एक और मौसी, प्रिंस नाम है इसका। मेरे एक फ़ारसी मित्र ने मेरी वर्षगांठ पर मुझे भेंट किया था। मिस साहब चाय लग गई। एक चपटी नाक की नेपाली आया ने पर्दा उठाकर कहा, चलो चाय पी लें। क्यों, क्या ख्याल है? हंसकर जैकी ने कहा, पर अहिल्या कुछ ना बोली। न जाने कैसा लग रहा था उसे। एकदम ही अपरिचित लोगों के बीच उसे रात भर रहना होगा। ये क्या उसने बुद्धिमानी का काम किया था? खाने का कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक लंबी मेज पर कई छोटी चटाइयाँ बिछी थीं। उन्हीं पर चाय सजाकर आया 7 प्याले रख गई। एक तश्तरी में नमकीन काजू और भुने बादाम सजे थे। दूसरी तश्तरी में वो गर्म पकौड़ियाँ लाकर बोली, अब तो और मिस साहब भी आती होंगी, चाय सबके लिए लगा दूँ? जैकी उसकी बात पूरी सुन भी नहीं पाई थी कि कई जोड़ी चप्पलों की जूतों की खटखट खुटखुट सुनकर तालियां बजाकर बोली, आ गई सब, जल्दी चाय लो, तुम ठंडी हो जाएगी। खूब छकाऊंगी, मुझे पूछे तो तुम चुप रहना, कहकर वो जल्दी से मेज के नीचे छुप गई। अहिल्या भौचक्की सी बैठी रह गई। इतने में ही किसी फैशन परेड की सी भीड़ से कमरा भर गया। 5 बनी ठनी देसी विदेशी रूपसियाँ उसे अचरज से घूमने लगीं। हेलो माई ब्यूटी, कौन हो जी तुम? एक गोरी सी लड़की जो उनमें सबसे चुलबुली लग रही थी आगे बढ़ाई। दूसरी सांवली मोटी गदबदे बदन की लड़की जो भी सीढ़ियाँ चढ़ने के जोश में हाँफ रही थी, लपक कर एक कुर्सी खींचकर अहिल्या से सटकर बैठ गई और बड़ी ही बेहया दृश्य से उसे घूरने लगी। लगता है कोई आंटी की लेटेस्ट खोज है। बड़ी अदा से अपनी साथिनों की ओर उसने मुस्कुराकर मुट्ठी भर काजू मुंह में ठूंस लिया। ही। चीनी, ईरानी, खोजा, हिंदू, एंग्लो इंडियन लड़कियां निर्लज स्वर में हंसने लगीं। ओह शट अप, तुम सबकी सब निहायत बोर हो। मेज के नीचे से जैकी पंजे टेकती बाहर निकल आई। कैसा दिख कर रही हो बेचारी को, माई पुअर स्वीट। इनसे हमारी मुलाकात ट्रेन में हुई। बिना टिकट के ठाठ से सफ़र किया हमने, फर्स्ट क्लास में। इनसे कह दिया कि बगल के डिब्बे में 2 सरदार हैं, हमें डर लगता है।
स्वर को बच्चे की तरह तुतला तुतला कर जैकी ने दोनों हथेलियां नाटकीय ढंग से कांपते कलेजे पर धरकर कहा, अरे वाह रे मेरी जैकी, मान गई तेरी बात। खोजा मुस्लिम किसी वेशभूषा से ही लड़की ने बढ़कर उसकी पीठ ठोंकी। हमारी कौम सरदार, पठान, हिंदू, मुस्लिम किसी से नहीं घबराती, जैकी ने सीना ठोंकर कहा। हियर हियर, वंशी की सी मीठी आवाज़ में एक दुबली पतली एनीमिक सी लड़की ने कहा और अपनी पतली पतली बाहों का फंदा जैकी के गले में डालकर झूल गई। अहिल्या सिर से पैर तक कांप रही थी। लग रहा था किसी भी क्षण वो भरभरा कर मेज पर औंधी गिर पड़ेगी। एक बार धूर्त गुरु शिष्य के चक्कर में पड़कर वो ऐसी ही अधमरी हो गई थी। तब उसके भयानंदकार को चीर कर राजू खड़ा हो गया था। आज उसे कौन बचाएगा? आज तो खाना बनेगा नहीं। जैकी ने टांगे मेज पर रख दी और गोल लंबोतरे सांवले पीले चेहरे वाली पांचों सुंदरियां घेरा बना के अहिल्या के पास बैठ गईं। आंटी सुना कह गई हैं कि मोती महल से तंदूरी मुर्ग आएगा, कोई विदेशी दूतावास के अतिथि आ रहे हैं। एक आंख मीच कर उसने फिर बड़े अंदाज से पैरों की टखनियां मेज पर टैप की। सच? तब तो वी मस्ट सेलिब्रेट। वही दुबली पतली लड़की अलमारी खोलकर 2 बोतल निकाल लाई। क्या हो रहा है जी ये सब? अहिल्या ने आंखें उठाई। उसने आगंतुका को देखा और उसने अहिल्या को। दोनों के चेहरे कागज की तरह सफ़ेद पड़ गए। सफ़ेद रेशमी लेस लगी साड़ी व बिना बाह की एक पट्टी मात्र चोली पहने खड़ी थी मल्लिका सरकार। होठों पर गहरा लाल लिपस्टिक लगा था। आंखों का धूप का चश्मा उतार कर उसने हाथों में लटका रखा था। पैरों के कोट शू से लेकर केश परिपाटी के सर्वथा नवीन रूप को देखकर अहिल्या स्तब्ध थी। क्षण भर पूर्व कमरे में जो सस्ती हुल्लड़बाजी चल रही थी अचानक शांत पड़ गई। आइए आंटी, इनसे मिलिए, ये मेरी आपको तुच्छ भेंट है, कहकर जैकी ने बड़ी निर्लज्जता से अहिल्या का आंचल खींचकर नीचे फेंक दिया। देखिए क्या रूप है और कैसी अपूर्व देह यष्टि। वो अपनी सस्ती हंसी हंसती अहिल्या की ठुड्डी पकड़कर कहती जा रही थी। फिर अचानक अहिल्या को, जो अब तक अपनी चेतना खो बैठी थी, बिजली की गज से तड़प कर उठ खड़ी हुई। आंचल संभाल कर उसने जैकी को जोर से धक्का मारा। मेज कुर्सी से टकराती 3-4 प्याले प्लेट फोड़ती जैकी डी सूजा धड़ाम से चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ी। वहीं से वो गालियां देती चीखी, बिंदादीन पकड़ो इस छोकरी को। अहिल्या बड़े धैर्य से उठी। उसने अपना सूटकेस उठाया और पर्दा उठाकर तेजी से बाहर निकल आई। मल्लिका मूर्ति सी पर्दा पकड़कर खड़ी ही रह गई। 4-5 लड़कियां धराशायी जैकी की परिचर्या में लगी रहीं। अहिल्या कब की हवा की तरह बाहर निकल गई थी। सड़क पर आकर वो सूटकेस लेकर तेज कदमों से बढ़ती जा रही थी। अंधेरा घना हो गया था। उसके पैर अभी भी उत्तेजना मिश्रित भय से ठक ठक कांप रहे थे। हाथ का सूटकेस कभी एक हाथ में झूल रहा था, कभी दूसरे में। दिल्ली की कोई सड़क क्या इतनी भी सूनी हो सकती थी? कोई आकर उसका गला घोंटकर रास्ते में फेंक भी दे तो किसी को कानो कान पता नहीं चलने का। उसकी आंखों में चेष्टा कर रोके जाने पर भी आंसू छलछला आए। दूर एक कार की बत्ती चमकी। उसके हृदय में आशा का संचार हुआ। पर क्या पता जैकी के हॉस्टल के विदेशी अतिथिगण हों। छी छी, मल्लिका मौसी कितनी सस्ती और बाजारू लग रही थीं। वर्किंग हॉस्टल की मैट्रन बनकर जनता को ऐसे छलने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी? पर मिसेस डटा के नाम के पीछे भी उनका कोई रहस्य था। उन्होंने विवाह कर लिया था। कार के निकट आने के पूर्व ही अहिल्या आड़ में हो गई, पर कार के चालक ने उसे देख ही लिया। खचाक से ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी रोक दी। इतनी रात में आप अकेली कहाँ जा रही हैं? जी आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। अहिल्या का रक्त भय से जम गया। डर के मारे उसके मुंह से बोल भी नहीं फूटा। ना वो आंख उठाकर चालक को देख ही पाई। जरा जल्दी करेंगे क्या? मुझे अभी अस्पताल जाकर अपनी बीमार पत्नी को देखना है और आधे घंटे के भीतर हवाई जहाज उड़ाकर काबुल पहुंचना है। आइए। उसने बड़े सौजन्य से कार का द्वार खोल दिया। अहिल्या नाही नहीं कर सकी। वो उसके बगल में बैठ गई, पर अभी भी उसके दोनों पैर बुरी तरह कांप रहे थे। बड़े यत्न से सूटकेस को दोनों हाथों में जकड़कर वो हाथों का कांपना रोक रही थी। कहाँ उतरना है आपको? अहिल्या ने देखा चालक एयरफोर्स की वर्दी में था। आप मुझे किसी भी होटल में छोड़ दें, अहिल्या ने धीरे से कहा। क्या आप पहली बार दिल्ली आई हैं? अहिल्या ने देखा उस व्यक्ति के हाथ बड़े बड़े और पंजा फौलादी था। जी हाँ, एक ही रात रहना है मुझे, कल मैं चली जाऊंगी। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे दिल्ली में एक ही रात बिताने का प्रस्ताव सुनकर आगंतुक उसे मूर्खा नहीं समझेगा। पर सवाल तो एक रात का नहीं, आपके एकदम अनजान होने का है। क्षण भर हिचकिचा कर वो व्यक्ति फिर बोला,
क्या आप मेरे घर चलना पसंद करेंगी? मेरी पत्नी बीमार है और 10 दिन से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन घर पर मेरी बड़ी लड़की है, माँ है। आपका साथ भी हो जाएगा। कल आपको मेरी लड़की स्टेशन तक छोड़ आएगी। अहिल्या चुप रही। एक बार दूध की जली थी, अब मट्ठा भी फूंक फूंक कर पी रही थी। देखिए, ये रहा मेरा बंगला, कहिए छोड़ दूं यहीं पर? मेरे पास समय कम है। उस व्यक्ति का स्वर खींच से कुछ रूखा हो गया। हॉर्न बजाते ही एक बहुत लंबी सी लड़की बाहर आ गई। क्यों पापा, आप क्या अस्पताल नहीं गए? लड़की सांवली और बेहद दुबली थी। सलवार उसकी टांगों से चिपकी चिपकी थी और बिना बाहों की कमीज से उसकी पतली बाहें काग भगोड़े की सी लग रही थीं। नहीं बेटी, इन्हें अपने पास आराम से रात भर रख लेना। अकेली रास्ता भूल गई थी। सुबह हजूरा सिंह से कहना स्टेशन तक छोड़ आएगा। अहिल्या सूटकेस लेकर उतर गई। धन्यवाद, उसने कांपते गले से कहा और पहली बार अपने रक्षक के चेहरे को देखा। 6 फुटे सरदार का सौम्य चेहरा मुस्कुरा उठा। ओ कोई गल नहीं बेटी, ज्ञान को और इन्हें कोई तकलीफ ना हो बेटी। की होया पुत्र? कहती एक मोटी नाटे कद की सफ़ेद सनके से बालों वाली महिला सफ़ेद सलवार कमीज और चुने दुपट्टे में ठुमकती खड़ी हो गई। अपने छोटे छोटे बेलन से हाथों से वो अपना सुपारी के आकार का जूड़ा लपेटती आ रही थी और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी सफ़ेद चौकोर मस्जिद अपनी मीनारें आकाश में उठाए हवा में उड़ती चली आ रही हो। कुछ नहीं माता जी, ये बेचारी रास्ता भटक गई थी, होटल में जा रही थी, मैं यहीं ले आया। आज इन्हें आप अपने पास ही सुला लेना। आओ पुत्र आओ। माताजी ने बड़े स्नेह से अहिल्या की पीठ थपथपाकर अपने नकली दांतों की बत्ती सी दिखा दी। पुत्र को काबुल के लिए विदा देकर माताजी उसे भीतर ले चलीं। आगे आगे ज्ञान कौर चल रही थी। कहाँ जाएंगी आप? ज्ञान कौर ने मुड़कर बड़े लचीले स्वर में पूछा। कलकत्ता। अहिल्या ने हाथ का सूटकेस नीचे रख दिया और रुमाल से हथेलियाँ पोंछने लगी। आ बेटी बैठ। माताजी तखत पर बैठ गईं और हाथ से खेस की सिलवटें दूर कर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़कर बिठा लिया। ज्ञान कौरे, जा कुछ रोटी शोटी ले आ, ये बेचारी तो भूखी होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इतनी रात को अब मैं नहीं खाऊंगी। अहिल्या को सचमुच भूख भी नहीं थी। वाह, खाएगी कैसे नहीं? मैं अभी लाती हूँ माताजी। ज्ञान कौर भाग कर एक स्टील की बड़ी सी थाली में कुछ तंदूरी रोटियां, बैंगन का भरता और सूखी दाल लेकर आ गई। आपको खाना ही होगा, देखा नहीं पापा चलते चलते कह गए थे आपको कोई तकलीफ ना हो। ज्ञान कौर ने हंसकर थाली उसके सामने रख दी। माताजी ने अपनी टांगें फैलाकर दूसरा तखत भी घेरा लिया और जोर जोर से गुनगुनाने लगी। पहली संध्या तारनी, तार माता तारनी, सब दुख निवारनी, सच्ची श्री पगवा नई, सच्ची श्री पगवा नई। किसी प्रकार थोड़ा बहुत खा पीकर अहिल्या हाथ मुँह धुआई। 2 तख्तों पर बिस्तर लगाकर ज्ञान कौर ने अपना दुपट्टा ताहाकर सिरहाने धर दिया और अहिल्या ने देखा दुपट्टा उतारने पर वो एकदम लड़का जैसी लग रही थी। उसके पिता को वो देख चुकी थी और ठिगनी होने पर भी दादी अपने यौवन काल में अपूर्व रूप सी रही होंगी। फिर भी अपने सुदर्शन पिता और ठसकेदार दादी से उस बेचारी ने कुछ भी नहीं पाया था। आप लेट जाइए बहन जी, मैं माताजी के साथ सो जाऊंगी, ज्ञान कौर ने सकुचा कर कहा। पर अहिल्या ने देखा माताजी की गंध मादन पर्वत सी विराट देह ने पूरा तखत घेर लिया था। दोनों टांगे पसार कर उन्होंने तखत का आधे से अधिक भाग कब्जे में कर लिया था। बेचारी ज्ञान कौर कहाँ लेटेगी? अहिल्या सोचने लगी। देखिए, मैं आपके सोफे में लेट जाऊंगी, आप कष्ट न करें, कहकर वो उठकर पास के कमरे के सोफे पर लेट गई। थककर उसका बदन चूर चूर हो रहा था। कमरे में अजब सीलन की बदबू आ रही थी। दीवार पर शेर की खालें टंगी थीं, जिनकी नकली लाल लाल जीभें अंधेरे में भी चमक रही थीं। आपको यहाँ ठीक से नींद भी नहीं आएगी, अंदर लेट जाइए। ज्ञान कौर फिर आकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ, अहिल्या बोली, आप सो जाइए। सोफा न जाने किस पुरातन युग का स्मृति चिन्ह था। जिधर करवट लेती उधर ही सोफे के किसी टूटे स्प्रिंग से उलझ कर रह जाती। पर थोड़ी देर में उसी झूले से सोफे में उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो माताजी बगल वाली कोठरी में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रही थीं। पास के बंगले से किसी का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। नींद आई बहन जी? ज्ञान कौर दुपट्टे से हाथ पोंछती हंसती हंसती आकर उसके पास बैठ गई। खूब सोई, अगर ये बच्चा ना रोता तो शायद दिन भर सोती ही रहती। अहिल्या ने उठकर साड़ी ठीक की। मेरी बुआ जी का बच्चा है। बुआ जी 3 महीने से पागल खाने में थीं, अभी महीना हुए लौटी हैं। फुफ्फड़ जी ही बच्चे को रखते हैं, इसी से रोता रहता है बेचारा। आप चाय तो पीती होंगी? हाँ, पर क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगी? आप नहीं पिएंगी? हाय, पीऊँगी क्यों नहीं। हजूरा सिंह चाय यहीं ले आओ।
मैं तो पीती हूँ, माता जी दूध और लस्सी पीती हैं, कहती हैं चाय ने तेरा रंग स्याह कर दिया है। हाथ में चाय की ट्रे लेकर बिना साफे का एक लंब तड़ंग सरदार भीतर आया और उसके पीछे पीछे सारे दुपट्टे का गोला बनाकर मुंह में ठूंसती खिलखिलाती ज्ञान कौर की बुआ जी। हाय राम, सुबह ही सुबह बुआ जी कहाँ से आ गईं? आप डरिएगा मत, बकझक कर अभी चली जाएंगी, मारपीट नहीं करती। सत श्री अकाल बुआ जी, आइए चाय पीजिए। ज्ञान कौर ने एक कुर्सी खींच दी, पर जिस बात पर बुआ जी को हंसी आ रही थी वो सुनाए बिना उन्हें चैन कहाँ था। ओए कुड़ी, तेरे फुफ्फड़ जी नू कौआ ले गया। वो फिर हंसती हंसती दोहरी हो गई। ऐसा नहीं कहते बुआ जी, कौआ भला आदमियों को कहीं ले जाता है? ये देखिए हमारी मेहमान आई हैं, क्या कहेंगी आपको देखकर? आपने तो मिरंडा हाउस में पढ़ा है ना बुआ जी? ज्ञान कौर का स्वर किसी बड़ी बूढ़ी दादी नानी की भांति गंभीर था। चाय में 2 चम्मच चीनी दूं बुआ जी? वो जैसे किसी जिद्दी बच्चे को बहला रही थी। खूब मज़ा आएगा बुआ जी कहे जा रही थी। यहाँ से ले जाएगा चांदनी चौक, फिर डिफेंस कॉलोनी, फिर लोधी रोड, फिर कुतुब मीनार पर चढ़कर पटकेगा नीचे, फट से नारियल सा फूटेगा तेरा फुफ्फड़। ही। बुआ जी को फुफ्फड़ जी के कुतुब मीनार से गिरकर फूटने की कल्पना बेहद गुदगुदा रही थी। वे हाय रब मैं की करा कित्थे जावां कहती कहती हंसी के दौरे से दोहरी हुई जा रही थीं। उन्मादग्रस्त आंखों में कई रात जगने की ललाई थी। किसी समय बुआ जी सुंदरी रही होंगी, शरीर अभी भी छरहरा था, चेहरे की गढ़न निर्दोष थी, किंतु उन्माद के विकट दौरे ने सौंदर्य की धज्जियां उड़ा दी थी। लीला चल उरे आ कुड़ी कमली, माताजी उदास सी उसके पास खड़ी हो गई। चल उठ मेरे कमरे में। लड़की को खींचकर माताजी उठा ले गईं और खिसियानी हंसी हंसकर लीला दुपट्टे का बुर्का सा पहन माँ के पीछे पीछे चल दी। 3 साल से इनका यही हाल है, ज्ञान कौर कहने लगी। मिरंडा हाउस की पढ़ी हैं, शिमले से सीनियर कैम्ब्रिज किया, रंग ऐसा था कि छूने से मैला होता था। अब कौन कहेगा? अचानक ही दिमाग फिर गया, दुनिया भर के इलाज कर डाले। फुफ्फड़ जी पापा के साथ इन्हें झड़वाने बदायूं भी ले गए, बरेली आगरा में बिजली के झटके भी लगे, पर वही हाल है। आपके फूफा जी क्या करते हैं? अहिल्या ने पूछा। एक एयरलाइंस में हैं, 800 तनख्वाह पाते हैं। ऐसे सुंदर हैं देखने में। असल में उनसे मेरे रिश्ते की भी बात चली थी। अचानक ज्ञान कौर को ध्यान आया कि वो मात्र एक रात की परिचिता के सामने आवश्यकता से अधिक वाचाल होती जा रही थी। एकदम वो चुप होकर पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। फिर क्या हुआ? अहिल्या को प्रश्न पूछने के साथ ही ग्लानि हो आई। उन्होंने बुआ जी को ही पसंद कर लिया। बुआ जी मुझसे 1 ही महीना तो बड़ी हैं। मैंने इसी वर्ष एमएड किया। पापा नौकरी नहीं करने देते, कहते हैं अगले साल रिटायर हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा। अरे आपकी चाय तो एकदम ठंडी हो गई, लीजिए ना। अब नहीं लूँगी, नहा धोकर तैयार हो ही जाऊँ, 9 बजे तक स्टेशन पहुँचना होगा। आपके पापा न मिलते तो ना जाने किस होटल में रात काटनी पड़ती। अहिल्या ने चाय के प्याले उठाकर ट्रे में लगा दिए। होटल का उल्लेख करते ही पिछली रात की एक एक बात उसे याद हो आई। 24 घंटे के नाटक में वो कैसे कैसे दृश्य देख चुकी थी। आप चलिए, गुसलखाना पीछे की तरफ है, इस बरामदे से चलना होगा। मैं हजूरा सिंह से कहती हूँ चटपट 4 मूली के पराठे सेक देगा। नहीं, मुझे इतनी सुबह खाने का अभ्यास नहीं है, आप कष्ट न करें। अहिल्या ने उसके दोनों हाथ पकड़ के आग्रह भरे स्वर में कहा। वाह जी वाह, मेहमान को हमारे पंजाब में खाली पेट विदा नहीं दी जाती। हजूरा सिंगे, जल्दी 4 पराठे सेक दे। अहिल्या को बड़े प्रेम से खिलाकर वो एक दिन की परिचित पंजाबी परिवार विदा देने बरामदे में खड़ा था। दुपट्टा कंधे में लपेटे, रूखे केश संवारे बुआ जी न जाने कब सज धज कर आ गई थीं। तंग मोहरी की हल्की गुलाबी सलवार पर उनकी गुलाबी छींट की कमीज बदन के साथ सिली लग रही थी। रात भर जगने से गालों का मुल्तानी रंग और खिलाया था। होठों पर बड़े ही कुशल हाथों से लिपस्टिक लगाया गया था। बाय बाय, उन्होंने मीठी मुस्कुराहट से अहिल्या को विदा दी। कलफ किए दुपट्टे को संभालती माताजी ने अपनी भारी भरकम बाहों में अहिल्या को भरकर बड़े प्रेम से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों के आंसुओं में कहीं भी बनावटी विषाद का पुट नहीं था। हाय देखा, एक दिन पहले तुम्हें जानते भी नहीं थे बेटी, पर देखो ईश्वर की माया, ऐसी ममता ने बांध दिया, लगता है कि घर की बेटी जा रही है। सुखी रहो, ज्ञान कौर की शादी पर जरूर आना बेटी। ज्ञान कौर अपनी दादी के व्यर्थ निमंत्रण को सुनकर हंसने लगी। तब तो आप कभी भी नहीं आ पाएंगी। चल फिट्टे मुंह, माताजी ने उसे झड़क दिया। बुआ जी शांत खड़ी थीं, कुछ नहीं बोली, हंसती रहीं। सबसे विदा लेकर अहिल्या स्टेशन पहुंची। बुक स्टॉल पर एक आध पत्रिकाएं लेकर वो गाड़ी का इंतजार करने लगी। कलकत्ता पहुंचने पर वो मदर को लिखकर अपनी मजबूरी जता देगी।
गौर मोहन काका ठीक ही कह रहे थे। कर्नल को वो अब अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर पापा से वो मल्लिका मासी के बारे में कह दे तो? छी छी, इतनी नीच वो नहीं है। बार बार उसे मल्लिका की उस सजी धजी आकृति का ही स्मरण हो रहा था। एक शब्द भी तो उन्होंने नहीं कहा। और उनकी आश्रिता आधुनिक आधी दर्जन रूपसियां जो न जाने कितने गृहस्थों के घर फूंक कर तमाशा देख चुकी हैं। ट्रेन आ गई थी। कुली ने उसका सामान फर्स्ट क्लास के जिस डिब्बे में लगाया था उसमें एक बंगाली प्रौढ़ा अपने परिवार के साथ कलकत्ता जा रही थी। अहिल्या ने निश्चिंत होकर बिस्तर फैला लिया। प्रौढ़ा बंगाली के साथ उनकी पुत्री, उसके 2 प्यारे से बच्चे थे। छोटा बच्चा बार बार अपने हाथ का झुंझुना नीचे फर्श पर पटक देता था और उसकी 4-5 साल की दीदी उसे खूब सयाने स्वर में डांट पिला रही थी। आबार दुष्टू, अर्थात फिर शैतान, और झुक झुक कर झुंझुना उसे थमा रही थी। सांवली युवती माँ दोनों का क्रीड़ा कौतुक देखकर धीमे मुस्कुरा रही थी। कभी बच्चा अपनी नानी को तोतले स्वर में पुकार कर दीदी की शिकायत कर रहा था, दादू दादू, और नानी बच्चे की दीदी को बनावटी क्रोध के स्वर में डांट रही थी, ए कुकू की कोरिश। अहिल्या को स्वल्प भाषी बंगाली परिवार के साथ यात्रा करना भी बड़ा भला लग रहा था। माँ बेटी आपस में बहुत कम बोल रही थी। कभी बच्चे की खिलखिलाहट और उसकी दीदी की निर्मल हास्य धारा से ही रेल का डिब्बा गूंज उठता था और फिर गाड़ी अपने पहियों के लयबद्ध संगीत के साथ बढ़ती जा रही थी। अहिल्या ने तार भेजकर अपने आने की सूचना दे दी थी। स्टेशन पर पापा ना आए, कोई ना कोई तो आएगा ही। वो उतरी तो गौर मोहन काका ने अपनी जरी पाड़ की चुनी धोती और बगला के पंख सा कुर्ता पहने स्निग्ध हंसी से उसका स्वागत किया। चलो आ तो गई माँ जगत धात्री। मैंने तो सोचा बाल मुड़ाकर कहीं तू उन भक्तिनों के दल में न चली गई हो। किन भक्तिनों के दल में काका? अहिल्या समझ न पाई। अरे बाबा, तेरी स्कूल की भक्तिनें, क्या पता एक गाउन पहनकर रोजरी लटका तू भी नन बन जाती। ओह समझी। अहिल्या ने जोर से हंसकर बड़े स्नेह से उनका हाथ पकड़कर हिला दिया। पापा क्यों नहीं आए काका बाबू? एकाएक बूढ़े गौर मोहन बाबू का प्रफुल्ल चेहरा उदास हो गया। अच्छा घर तो चल, फिर बातें होंगी। तेरे पापा को क्या इतनी बेकार की फुर्सत है जो बेला कुबेला स्टेशन हाट घूमते फिरें? शेष अगले भाग में।